दोस्तों डेट है आज की 24 जून 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला दोस्तों जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्टॉक लिमिट के रिगार्डिंग। दोस्तों आप लोग ना तूर दाल के बारे में जानते होंगे। तूर दाल को अंग्रेजी में कहा जाता है पिजन पी के नाम से एंड चना दाल को जानते हैं चिक पी के नाम से। अब पिछले कुछ समय में ना इनके जो प्राइसेस हैं यानी कि जो इनके दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं एंड हम आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं और बढ़ जाएंगे। ऐसे केस में गवर्नमेंट के द्वारा स्टॉक लिमिट इंपोज कर दी गई है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, किसी चीज के दाम बढ़ रहे हैं तो उस पर एक मेजर रीजन क्या होता है? सर सप्लाई और डिमांड का, राइट। अगर मान लो कुछ एक लोगों ने पता क्या किया, इसकी सप्लाई आर्टिफिशियली कम करने की कोशिश करी है। आर्टिफिशियली मतलब कि मान लो किसी रिटेलर ने या किसी होलसेलर ने अपने पास बहुत सारी दाल रख ली और वो उसको मार्केट में आने नहीं दे रहा। इससे क्या होगा? इससे मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से उस चीज की जो दाम है उसके प्राइसेस हैं वो हमें और इंक्रीज करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने पता क्या बोला, अब एक लिमिट लगा दी। किस चीज के ऊपर लिमिट? लिमिट इस चीज के ऊपर कि जो भी आपके होलसेलर हैं, रिटेलर्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, मिलर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, वो कितना मैक्सिमम अपने पास रख सकते हैं, इसकी एक लिमिट लगा दी है थ्रू अ पर्टिकुलर ऑर्डर, जिसका नाम है रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट स्टॉक लिमिट एंड मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन ऑन स्पेसिफाइड फूड आइटम्स ऑर्डर 2024। इसके माध्यम से तूर दाल और चना दाल के ऊपर कितनी स्टॉक लिमिट हो सकती है ये सरकार के द्वारा लगा दी गई है, ताकि होर्डिंग ना हो, स्पेकुलेशन ना हो, जो महंगाई है हम उसको बचा पाए एंड अकॉर्डिंगली कंज्यूमर्स के लिए इसकी अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव कर पाए। तो यहाँ पर जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है वो क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहा है कि सिचुएशन कैसी है एंड कैसी नहीं। सरकार के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ताकि चीजों के जो दाम है वो मैनेज रहे। एक तो यही जैसे आपका मैंने बताया स्टॉक लिमिट का। इसके अलावा ना स्टॉक डिस्क्लोजर, यहाँ पर ना इंफॉर्मेशन मांगी जाती है उनसे। उनको बोला जाता है कि आप अपने पास इंफॉर्मेशन दो कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। मैं आपको इस केस में एग्जांपल दूं ना, तो स्टॉक लिमिट जो बात करी गई है उसमें ये बोला गया है कि एक होलसेलर के पास 200 टन से ज्यादा दाल नहीं हो सकती, ये जो दालों की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपके जो रिटेलर होते हैं उनके पास 5 टन हो गया। आपके जो बड़े 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 बिग चेन जो रिटेलर्स होते हैं उनके पास भी 200 टन तक मैक्सिमम हो सकता है। तो ये सब कुछ चीजें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। चलो एक तो स्टॉक डिस्क्लोजर हो गया। इसके अलावा कहीं ना कहीं फॉलो अप विजिट्स किए जाते हैं मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के रिगार्डिंग, ताकि देखा जा पाए कि कितनी दालें वहां पे प्रोड्यूस हो रही हैं। मीटिंग्स करी जाती हैं ट्रेडर्स के साथ, स्टॉकिस्ट के साथ, डीलर्स, इंपोर्टर्स, मिलर्स, इन सब के साथ। प्लस एट द सेम टाइम ना कि दालों की प्रोडक्शन हम कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ा पाए। चना दाल की जैसे फॉर एग्जांपल हम ज्यादा से ज्यादा सोइंग कर पाए, इस वजह से यहाँ पे ना इम्पोर्ट्स, ताकि वो भी हमें इम्प्रूव करने की हमने कोशिश करी है, ताकि जो हमारे किसान हैं वो इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए। इवन यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे जो इसके ऊपर ड्यूटी लगती थी, इंपोर्ट ड्यूटी, उसके भी अंदर भी कटौती करी गई है ताकि इंपोर्ट्स इंक्रीज हों एंड अकॉर्डिंगली किसान भी आगे और चना दाल को यहाँ पे प्रोड्यूस करे। इसके साथ ही साथ आप नोटिस करोगे तूर दाल को ईस्ट अफ्रीका से एंड चना दाल को ऑस्ट्रेलिया से भी यहाँ पे मंगाया गया है ताकि कंज्यूमर्स के लिए वो सब अवेलेबल रहें। लास्ट चीज एक और आपको ध्यान में रखनी है, देखो जब किसानों को लगता है किसी चीज का दाम ज्यादा मिल रहा है, उनको हाई प्राइस उनको रियलाइज हो रहा है, एंड प्लस एट द सेम टाइम आईएमडी भी ये बोल रहा है कि जो बारिश होगी ना इस बार, जो मानसून होगा वो अबव नॉर्मल मानसून रेंज हमें देखने को मिल रही है। इस वजह से क्या होगा, जो किसान है वो इनको ज्यादा ग्रो करेंगे एंड आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट करेंगे जो खारिफ पल्सेज है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो होंगी एंड जो डिमांड एंड सप्लाई का जो मिसमैच था वो कहीं ना कहीं अब मैच कर जाएगा एंड दाम अपने आप स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे स्टॉक लिमिट ऑन तूर एंड चना के रिगार्डिंग जो आपको पता होने चाहिए थे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों पिछले दिनों प्रतिज्ञा दिवस यहाँ पे आप सभी ने हमारे साथ मनाया एंड इसी प्रतिज्ञा दिवस के मौके के ऊपर आप सबको, जो कि हमारा यूपीएससी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 60% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। जैसे आप सब नामने प्रारंभ आप देख सकते हो, प्रारंभ का जो डिस्काउंट है लगभग आपको 35% आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी हमारे बैचेस हैं, चाहे फाउंडेशनल बैचेस हों, वहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आपको देखने को मिल जाते हैं एंड आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से यहाँ पे कर पाओगे। इवन हमारे जो ऑफलाइन बैचेस है ना, वहां पर भी आपको 30% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। हमारे स्टीजन बैचेस हो गया एंड लास्टली हमारे जो यूपीएससी के ऑप्शनल बैचेस है ना, ये भी डिफरेंट ऑप्शन आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। डेफिनेटली देखो आप इनको
एनरोल कर सकते हो इन सेशंस के अंदर, इन लेक्चर्स के अंदर। आपका इन सब चीज़ों का लिंक जो होगा नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाइए, इन पर्टिकुलर कोर्सेज के अंदर एनरोल कीजिए एंड अपनी प्रेपरेशन को आप और भी बेहतर बना सकते हो। राइट, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक होगा चिनाब रेल ब्रिज के रिगार्डिंग। देखो यहाँ पर आप ये ब्रिज देख पा रहे होंगे, राइट। बहुत ही सुंदर आपको ब्रिज देखने को मिल जाएगा एंड अपने आप में ना सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, ये ब्रिज की टोटल लेंथ जो है वो 1.3 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर नीचे चनाब नदी बह रही है, यहाँ पे नीचे उस चनाब नदी से, रिवर बेड से आप नोटिस कर पाओगे इस ब्रिज की जो हाइट है वो टोटल 359 आपको मीटर देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ ये जो आर्च आप देख रहे हो, ये वाली आर्च, हाँ, इस तरह से इस आर्च का जो टोटल आपका स्पैन है दैट इज 485 मीटर। बाकी भी आप और चीजें देख पाओगे। अब देखो, इसको बनाना अपने आप में बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क था, बट हमने इसको यहाँ पे बना के दिखाया है। ये देखो, बहुत तेज के बार विंड्स वगैरह चलती हैं उसको भी ओवरकम कर पाएगा, अर्थक्वेक वगैरह भी यहाँ पे आते हैं तो उसको भी ओवरकम कर लेगा। तो यानी कि सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से ना ये आपको जो ब्रिज है बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। तो ये जैसा मैंने आपको कहा, ये आपको चिनाब नदी के ऊपर देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और चिनाब नदी आप जानते होंगे इंडस रिवर की आपको एक ट्रिब्यूटरी देखने को मिल जाती है। तो अभी हम इसका डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडियन रेलवेज के द्वारा ना यहाँ पर एक 8 कोच एमईएमयू मतलब मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, बेसिकली आपकी कुछ ट्रेन होती हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल के लिए बनी होती हैं, वो ट्रेन का हमने यहाँ पे ट्रायल रन किया एंड वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो चिनाब ब्रिज है ना, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारा जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है उसी का ही आपको पार्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK में आपको मिल जाएगा ये जो ब्रिज है। थोड़ा और इसके बारे में अगर चर्चा करें तो आप नोटिस कर पाओगे इसको बनाने के अंदर बहुत सारी संस्थाओं का रोल रहा, जैसे IITs, DRDO एंड साइसा GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहा है। बाकी आप जानते होंगे चिनाब एक इंडिया की नदी है, इंडिया पाकिस्तान में अंदर देखने को मिल जाएगी एंड आपको ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है। चिनाब जो वर्ड है ना, दरअसल में इसकी जो दो स्ट्रीम्स है, चंद्रा एंड भागा, इन दोनों स्ट्रीम्स का कॉन्फ्लुएंस ही दरअसल में चिनाब बनता है, ठीक है। CH और बाकी आपका वहां से आया चिनाब, ठीक है। चंद्रा और भागा से इसका आप नाम देख पाओगे। काफी सारे रीजन्स के अंदर इसको चंद्रा भागा के नाम से भी जाना जाता है। ये ओरिजिनेट होती है यहाँ पे, मतलब बेसिकली इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस ये फॉर्म होती है टांडी नियर इन अपर हिमालयाज इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। साथ में अगर आप नोटिस करो, ठीक है, इस तरह से ये फ्लो करती हुई जाती है, ठीक है ना, पाकिस्तान के अंदर इस तरह से एंटर हो जाती है बिटवीन द स्टीप क्लिफ्स ऑफ शिवालिक रेंज टू द साउथ एंड लेसर हिमालयस टू द नॉर्थ। अब देखो अगर हम बात करें इंडस वाटर ट्रीटी की, तो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आप जानते होंगे कि जो आपका इंडस हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, इनका जो पानी है वो कहीं ना कहीं डिवाइडेड अलग तरह से है, और जो बाकी है आपका रावी, ब्यास और सतलुज, इनका वाटर का जो ज्यादातर कंट्रोल वो इंडिया के पास है, राइट। तो हमारी यहाँ पे ना चेनाब रिवर के ऊपर हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं एंड इन प्रोजेक्ट्स का आपको नाम जरूर पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सलाल डैम, डल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट एंड पकाल डल डैम। देखो एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं कि ये डैम कौन सी नदी के ऊपर है। तो चिनाब के तो डैम्स स्पेशली बहुत ज्यादा न्यूज में रहते भी हैं, कई बार पाकिस्तान इन सभी के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शंस रेज करता रहता है, तो ये बार बार न्यूज में आते ही रहते हैं। तो मेक श्योर कि आपको इन प्रोजेक्ट्स का नाम डेफिनेटली पता हो एंड ये चिनाब नदी के ऊपर है, ये चीजें भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगला टॉपिक दोस्तों डिस्कस करेंगे दैट इज बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। आप लोगों ने ना गिर फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा, ये गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना होगा। उससे 100 किलोमीटर दूर ही आपको बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाती है। अभी क्यों डिस्कशन में है, क्योंकि यहाँ पे स्पॉटेड डियर, सांबर्स, इनको यहाँ पे ट्रांसलोकेट करना स्टार्ट कर दिया है गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। जैसा मैं आपको कह भी रहा था, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क के लगभग दूरी इसकी 100 किलोमीटर है एंड 15 किलोमीटर दूरी आपको पोरबंदर से देखने को मिल जाएगा। लगभग 192 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको हिल्स देखने को मिल जाएंगी। दो इंपॉर्टेंट रिवर्स है यहाँ पे, बिलेश्वरी रिवर एंड आपका चौघरी रिवर। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे कई बार ना ये जो बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये इस वजह से न्यूज में आती है क्योंकि बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज अ सेकेंडरी हैबिटेट फॉर एशियाटिक लॉइन, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट यहाँ पे गुजरात की स्टेट के द्वारा इनिशिएट करना स्टार्ट किया गया था 1979 के अंदर।
देखो एक्चुअल में क्या है ना, एशियाटिक लायन की अगर मैं बात करूं तो दुनिया में आज के समय सिर्फ आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग। तो उस वजह से कई बार जब ये जो प्रोजेक्ट है, गिर बारदा जो प्रोजेक्ट है, वो न्यूज में रहता ही रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एशियाटिक लायंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे एशियाटिक लायंस आपको अफ्रीकन लायंस से थोड़े से छोटे आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस एट द सेम टाइम आपको ध्यान रखना है कि लायंस का कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। यहाँ पर जब भी वो प्रोड्यूस करते हैं तो लगभग हर 2 साल के बाद वो टिपिकली अपने कब्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये जो पूरा जेस्टेशन पीरियड होता है ये 3 से 4 महीने का रहता है। एंड जो कब्स को जन्म दिया जाता है वो 1 से 4 कब्स हमें देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव फीचर्स की तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि ये पॉलीगैमस होते हैं, यानी कि जो डोमिनेंट मेल मेंबर होता है ना एशियाटिक लॉइन का, वो मल्टीपल फीमेल्स के साथ यहाँ पे ब्रीड करता है। इसके साथ ही 5 साल तक नॉर्मली जो मेल्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती मेट करने की, बट लॉयंस जो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं वो 2 साल की उम्र में हो जाते हैं। इनका आईयूसीएन स्टेटस आपको एंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा। इनकी बेली के ऊपर आपको एक स्किन के ऊपर मतलब लॉन्गिट्यूडल फोल्ड आपको देखने को मिल जाता है। बाकी देखो डेफिनेटली अक्सर बीमारियां या ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कुछ एक इश्यूज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसकी कोशिश भी उसको टैकल करने की, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। राइट। एंड आखिरी चीज, अगर आप बारदा के बारे में और थोड़ा पढ़ना चाहते हैं तो एक कम्युनिटी के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, जो है आपकी मालधारी कम्युनिटी। वैसे तो कम्युनिटीज और भी हैं जैसे भारवाट्स, रबारीज, गादवीस, बट मालधारी कम्युनिटी के बारे में डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एशियाटिक लॉयन है ना, इनके साथ काफी क्लोज विसिनिटी में रहते हैं। एंड इनके कंजर्वेशन के अंदर मालधारी कम्युनिटी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। 2 डैम्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, खम्बाला एंड फुदारा। एंड प्लस आपको अगर आप नोटिस करना चाहो तो यहाँ पे आपको जो 2 मेजर स्पीशीज, स्पॉटेड ईगल एंड क्रेस्टेड हॉक ईगल, ये रेयर स्पीशीज हैं जो कि आपको इस वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आर्टिकल रहेगा आईसीसी के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। देखो जब मैं बात करता हूँ आईसीसी की तो पहले तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि देखो साहेल रीजन हमने पिछले दिनों के अंदर डिस्कस भी किया था। तो एक साहेल रीजन के यहाँ पे जहादिस्ट लीडर हैं, उनके अगेंस्ट आईसीसी ने ना अरेस्ट वारंट यहाँ पे जारी किया हुआ है। तो न्यूज हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में जानना। देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को रोम स्टैट्यूट के माध्यम से यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था 1998 और बाद में 2002 के अंदर। ठीक है, तो ये एक तरह का आईसीसी क्या है, परमानेंट जुडिशियल बॉडी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसका काम ये रहता है कि जो भी 4 तरह के क्राइम्स हैं, ये ध्यान से समझना कौन से 4 तरह के क्राइम्स। पहला है कोई भी इंडिविजुअल अगर जेनोसाइड के लिए एक्यूज है, पहला। दूसरा वॉर क्राइम्स। तीसरा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। एंड चौथा क्राइम ऑफ एग्रेशन। ये चारों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। आई रिपीट, जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड क्राइम अगेंस्ट मतलब क्राइम ऑफ एग्रेशन। कोई भी इंडिविजुअल जिसके ऊपर इनमें से कोई भी, इसमें से इन चारों में से कोई भी ऊपर एक्यूज आता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, प्रोसिक्यूट करना एंड एजुकेट करना यहाँ पर इस कोर्ट का काम होता है। देखो कई बार ना बच्चे आईसीसी को आईसीजे के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जब मैं बात करता हूँ आईसीजे की तो ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये तो एक यूएन का ऑर्गन है। पर जब मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, ये एक यूएन का ऑर्गन नहीं है। ठीक है, पर ये काफी क्लोजली जरूर काम करता है यूएन के साथ। यूएन के साथ डिफरेंट डिफरेंट एग्रीमेंट साइन किए हुए, जैसे कॉपरेशन एग्रीमेंट उनमें से एक है। समझ पाए इस बात को। और आप नोटिस करो यार, आईसीजी में कौन अपना केस लेके जाता है, अरे देश केस लेके जाते हैं। जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान का कोई केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, कोई इंडिविजुअल थोड़ी जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, नहीं। पर यहाँ पर अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो एक इंडिविजुअल भी यहाँ पे केस लेके जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। इसके भी हेडक्वार्टर्स आपको हेग न्यूजीलैंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जिसने अपने ऑपरेशन 2003 में स्टार्ट किए। आईसीसी के आज के समय 123 मेंबर नेशन है, जिनको स्टेट पार्टीज टू रोम स्टैट्यूट भी बोला जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात सबसे जो आपको याद रखनी है कि यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया, ये सब लोग एब्सेंट है, यानी कि इंडिया ने भी इस रोम स्टैट्यूट को साइन नहीं किया हुआ। समझ गए इस बात को, ये लाइन आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से सबसे डोमिनेंट क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। भाई काम कैसे करता है, देखो फंडिंग मिलती है, जो भी इसके 123 देश हैं वो यहाँ पे इसको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। वॉलेंट्री डोनेशन हमें देखने को मिलती है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टोटल 18 जजेस देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक डिफरेंट मेंबर कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इनका टेन्योर होता है 9 साल का। एक प्रेसिडेंट एंड 2 वाइस प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। राइट।
एंड आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर 3 मेजर डिविजन हैं, एक है प्री ट्रायल, एक है ट्रायल डिवीजन और एक है अपील के रिगार्डिंग डिवीजन, जैसा कि नॉर्मल कोर्ट्स में होता भी है। तो ये कुछ पॉइंट है जहाँ पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड डिफरेंस भी आप लोग आई होप समझ गए होंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बीच में। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा पाम्पास अर्जेंटीना के बारे में। देखो, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोग ना ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में जानते होंगे। सर ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है? अरे ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे हमें ग्रासेस देखने को मिलती हैं, जैसे आपका हर्ब्स हो गया, ग्रास हो गया, ये सब चीजें उनको ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर आपको बड़े बड़े पेड़ या फिर श्रब्स वो सब आपको नहीं देखने को मिलती, राइट। नॉर्मली पता क्या होता है, जिन एरियाज में होते हैं उनमें आपको जो बारिश वगैरह है, जो रेनफॉल है मतलब या पानी है, वो उतना ज्यादा नहीं होता। क्योंकि अगर पानी होता या रेनफॉल होती तो यहाँ पे फॉरेस्ट या प्लांट्स वगैरह हो जाते, बट नहीं हो रहे ना। तो इसका मतलब यही है कि पानी या फिर बारिश है वो उतनी ज्यादा हमें नहीं देखने को मिल रही। अब ग्रासलैंड भी ना दो तरह के हो सकते हैं, एक तो होता है आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और एक होते हैं सर हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड। अगर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो रही है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार कहा जाता है कि 50 से लेकर 125 सेंटीमीटर की रेन होती है, ठीक है ना। फिर बीच में ड्राई एंड वेट सीजन मतलब ऐसे आता रहता है, वो हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आपको ईस्ट अफ्रीका के अंदर सवानास आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। बट ऑन द अदर जब मैं बात करता हूँ ट्रॉपिक सॉरी टेम्परेट ग्रासलैंड की, तो यहाँ पर थोड़ी बारिश कम होती है, लाइट लेट से 25 से लेके 60-70 सेंटीमीटर तक की। जैसे श्रब लैंड आपको देखने को मिलते हैं, ये सारे टेम्परेट ग्रासलैंड का ही पार्ट है। अब दुनिया में ना अलग अलग आपको ग्रासलैंड देखने को मिल जाएंगे, ये सामने आप नोटिस कर पाओगे। जैसे आपको अर्जेंटीना वाले रीजन के अंदर आपको पैम्पास देखने को मिल जाएगा, अमेरिका के अंदर नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रेरीज के नाम से जाना जाता है इनको, साउथ अफ्रीका के अंदर यहाँ पे आप वेल्ड देख पाओगे, उसी तरह से एशिया के अंदर आप यहाँ पे स्टेपीज देख पाओगे, ठीक है ना। सवाना मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कैसे ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको यहाँ पे डाउन या डाउन्स के नाम से आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ी आपके स्टैटिक में आपने पढ़ी होंगी। अब थोड़ा न्यूज में थी तो मैंने आपको स्टैटिक वाला पोर्शन ही रिवाइज करवा दिया पूरा, बट पॉइंट ये था, ठीक है ना। पैम्पास के अंदर अभी क्या हो रहा है, अर्जेंटीना की वास्ट एंड फर्टाइल जो ग्रासलैंड्स हैं वहां पर मतलब बहुत ज्यादा ओवरफ्लो कर रही है वहां पे जो ग्रेन साइलोज होती हैं, तो इस वजह से न्यूज में था। न्यूज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा हमें पैम्पास के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला आपको अर्जेंटीना के रिगार्डिंग हो गया, उरुग्वे के रिगार्डिंग हो गया, या कुछ और एरियाज में भी आपको साउथ अमेरिका देखने को मिल जाएंगे। बट इसके साथ साथ जो बाकी नाम थे एंड टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का जो अंतर था वो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी एक टेम्परेट ग्रासलैंड डेफिनेटली है। पैम्पास की बात करूं, यहाँ पे बहुत सारे आपको फर्टाइल प्लेन्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ से आप जानते हो ना एंडीज माउंटेन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं साउथ अमेरिका के अंदर, जिस तरह से आपकी रॉकीज माउंटेन होती है आपकी नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो उसी रीजन के आसपास आपको ये देखने को मिलता है। बाकी इनके जो अलग अलग नाम है अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो स्टेपी रशिया में हो, ठीक है ना, आपके वेल्ड आपको देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली स्टेपी तो काफी सारे रीजन में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब एशियन रीजन के अंदर भी आपको स्टेपीज के नाम से जानते हैं। वेल्ड हो गया साउथ अफ्रीका, प्रेरीज हो गया नॉर्थ अमेरिका, कैंटरबेरी हो गया न्यूजीलैंड, पुस्ताज हंगरी हो गया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ये सारे नाम भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि यूपीएससी इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक आखिरी छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, दैट इज नोन एज सैड फिशिंग। देखो यूपीएससी ने जैसे ग्रीन वॉशिंग करके एक टर्म होती है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था, ग्रीन वॉशिंग न्यूज में रहता है, आखिर ये होता क्या है। उसी तरह से एक टर्म है सैड फिशिंग के नाम से जो बार बार पिछले कुछ टाइम से न्यूज में आ रखी है। क्या होता है सर ये सैड फिशिंग? सैड का मतलब तो आप जानते हो, है ना। फिशिंग का मतलब क्या होता है? कई बार हम लोग पढ़ते हैं ना, मतलब वैसे वो फिशिंग दूसरा होता है, इंटरनेट वाला जो होता है फिशिंग वो पी से स्टार्ट होता है। बट एनीवेज, कई बार ना आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग पता क्या करते हैं, इंटरनेट के ऊपर कुछ ना कुछ चीजें डालते रहते हैं और इंटरनेट में बताएंगे यार मैं तो कितना दुखी हूँ, मैं तो कितना सैड हूँ, मेरी तो जिंदगी में कोई नहीं है, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरे तो जिंदगी में बहुत ही हार्ड टाइम चल रहा है, बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है। एंड ऐसा करके पता क्या करते हैं, ऐसा करके वो लोगों की अटेंशन ड्रॉ करते हैं। कई बार ना आप लोगों ने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी देखा होगा, रियल लाइफ में उतने सैड नहीं है, पर इंटरनेट पे दिखाएंगे यार मेरा कितनी मुश्किल जिंदगी है, कितना हार्ड टाइम है। ये पर्पस पता क्या होता है, आपकी अटेंशन देखना, आपको आपका ध्यान आकर्षित करना। एक तरह से जैसे क्लिकबेट वाली चीजें होती है ना, ये भी एक तरह का क्लिकबेट ही वो कोशिश करते हैं ताकि आपका अटेंशन आपके ग्रैब करी जा पाए। फिर आप भी थोड़ा सा हो जाओगे कि हाँ यार ये बंदे की लाइफ तो ऐसी है वैसी है, राइट।
तो सामने वाले की अटेंशन के लिए, सामने वाले की सिंपैथी के लिए जब भी कोई अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स को एग्जैजरेट करता है या फॉल्सिफाई करता है, उस चीज को बोलते हैं सैड फिशिंग। एक तरह का बिहेवियरल ट्रेंड है बेसिकली, जब आपने अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स को बहुत ही हाई लेवल के ऊपर एग्जैजरेट कर दिया। आजकल आपके जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स या इंस्टाग्राम के लोग आपको देखने को मिलते हैं, वो अक्सर इस चीज का कोशिश करते हैं ताकि आपका ध्यान आकर्षित किया जा पाए। इसी टर्म को बोला जाता है सैड फिशिंग। तो जो रेबेका रेड थी, उनके द्वारा यहाँ पे टर्म को क्वाइन किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। इसी की डिस्कशन के बेस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। यहाँ पर आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, ट्रू एंड फॉल्स के तरह के ऊपर। देखो एक ना आप लोगों ने ही बोला था थोड़े सर एमसीक्यूज प्रैक्टिस चाहिए होगी, तो संडे को मैंने हमारे जो रजनीकांत सर हैं, मैंने उनसे डिस्कस भी किया था। तो सर ने कल एक एमसीक्यू की वीडियो भी एक डाली हुई है, ठीक है ना। तो एक बार प्लीज उसको चेक करना और आप बताना कि क्या क्या उसमें और बेहतर कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के पॉइंटर्स डेफिनेटली काम में कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत जल्द वो भी आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएंगे, राइट। इसके अलावा जो मैंने आपसे सैटरडे होमवर्क दिया था NFIES के बारे में, तो देखो बिल्कुल ही एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर बात करें STSS की, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, तो वायरल नहीं, ये आपकी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको देखने को मिलती है, तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। योग डे 2024 की जो आपकी थीम थी, ये बिल्कुल सही है, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली IS जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।